हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डेली आंसर राइटिंग सेशन। जो लोग अगर न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो है 11 AM पे जो है हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी में ये क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं डेली आंसर राइटिंग के लिए। और बस दो ही क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, और ये क्वेश्चंस मेनली या तो प्रीवियस ईयर के होते हैं जो ज़्यादातर रिपीटेड थीम्स पे होते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जिसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दो थीम से क्वेश्चन देते हैं, और उसके बाद इन क्वेश्चंस का हमारा 9 PM पे जो है डिस्कशन होता है। और डिस्कशन के साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, बट वी एक्सपेक्ट कि आप जो है इस टाइम के अंदर ये दोनों क्वेश्चन लिखिए और ट्राई टू सेल्फ इवेलुएट, खुद से इवेलुएट करने की कोशिश करिए उसको, या फिर आप पीयर इवेलुएशन भी कर सकते हो। पीयर इवेलुएशन भी कर सकते हो, और उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आप आंसर लिख के इवेलुएट करवा सकते हो दूसरों से। उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है उस टेलीग्राम चैनल का, वो भी, उसका जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। ठीक है, सो दिस इज डे 16। ठीक है, डे 16 है। एंड एक एक्सरसाइज में कहूंगा आप लोग करना, जो लोग इसको शुरू से रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कि आप अपने डे 1 के आंसर को डे 16 के आज के आंसर से जो लिखे हैं उससे कंपेयर करना। आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना बड़ा अंतर आ गया। और अगर 15 दिन में इतना अंतर आ सकता है, तो थोड़े और लंबे समय आप इसको करोगे तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग स्किल हो सकती है। और अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी हो गई, तो इवन इफ आपके पास कम कंटेंट है तो भी आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है ऑन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ये आपका जीएस पेपर 3 में आता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हर साल इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस पे क्वेश्चन है आपको that the development of food processing sector would serve the dual purpose of enhancing the income of farmers and ensuring nutritional security। और लास्ट में क्या बोला है, डिस्कस करिए। और कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स और 150 वर्ड। देखिए, इसको कभी मत भूलना। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है और वो बस 10 मार्कर भी हो, तो भी आप बहुत ज्यादा उसमें लिख देते हैं और टाइम बहुत ज्यादा। आपको ऐसा नहीं करना। अगर ज्यादा भी कंटेंट है, हमेशा वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 मार्कर पे आप बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना, आपको 10 मार्कर को जो है अपने 6 से 7 मिनट के अंदर लिखना है विद इन 150 वर्ड्स। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। तो चलिए, इसका स्ट्रक्चर आई थिंक आप सबको समझ में आ ही गया होगा। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बताएंगे। फिर इसकी जो बॉडी होगी उसमें पहली सब हेडिंग होगी आपकी कि कैसे जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट फार्मर की इनकम बढ़ाएगा। दूसरी हेडिंग होगी कैसे वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाएगा। तीसरी हेडिंग होगी, क्योंकि देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्कस करना है, सिर्फ एन्यूमरेट या मतलब हाईलाइट नहीं करना, डिस्कस करना है। तो आपको चैलेंजेस भी बताने होंगे कि ये दोनों चीजें अचीव करने में क्या चैलेंजेस है। राइट, डिस्कस जब बोला जाता है तो होलिस्टिकली एक इश्यू को आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताएंगे फिर चैलेंजेस इन अचीविंग दीज टू ऑब्जेक्टिव्स, कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स की फार्मर की इनकम बढ़ाने में और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव करने में क्या चैलेंजेस हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फिर लास्ट में जो है आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इन चैलेंजेस से डील करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ इनोवेटिव मेजर आता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। यू कुड ऑल्सो एड सम सजेशन, बट प्लीज रिमेंबर, देखिए ऐसा मत करना कि कंक्लूजन बहुत लंबा बना दो। हमेशा ध्यान में रखना, दिस इज अ 10 मार्कर। ठीक है, 10 मार्कर। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक गुड जो अच्छी कॉपी भी है जिसने अच्छे से ये आंसर लिखा है वो भी दिखाऊंगा। तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए। इनफैक्ट उस कॉपी से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने आंसर राइटिंग में अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये हमारे उसी ग्रुप पे डाला हुआ था, प्रेप पीयर इवेलुएशन वाले पे। तो आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए और यहाँ पे जरूर देखिए दूसरों के आंसर कॉपीज। ठीक है, आपको काफी कुछ जो है उनसे दूसरों से भी सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब दूसरी चीज आ जाती है कि क्या पॉइंट्स, कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा लिख सकते हो, बट देखिए एक चीज है, क्योंकि 10 मार्कर है, हर चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे।
यहाँ पे हर चीज आपको ब्रीफली मेंशन करते हुए जाना। जैसे हाउ विल इट इनहेंस फार्मर इनकम, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इनहेंसिंग फार्मर इनकम, ठीक है, जरूरी नहीं आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है, एक बॉक्स बनाओ, एक एरो यहाँ 2-3 पॉइंट्स की क्रिएट मोर डिमांड, ठीक है, क्रिएट मोर डिमांड, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैसे ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए इनपुट्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वही इनपुट होते हैं। जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डेवलप होगा, ग्रो होगा, प्लस कंज्यूमर्स की इतनी डिमांड है, तो ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करेगा, एग्रीकल्चर से। तो उनका जो प्रोड्यूस है, अभी जो ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो वो और एक्सेस प्रोड्यूस वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसके लिए डिमांड क्रिएट करेगा। अगर या तो सिंपल आप लिख दो, फार्मर के प्रोड्यूस के लिए ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड बहुत है प्रोसेस्ड फूड के लिए। तो ज्यादा डिमांड मतलब हायर डिमांड मीन्स हायर प्राइसेस, ठीक है। दूसरी चीज वैल्यू एडिशन, तो ये भी बहुत सिंपल है कि कोई फूड आइटम है मान लीजिए, उसको हम प्रोसेस करके, जैसे वीट है, वीट को ही प्रोसेस करके अगर हम एज अ ब्राउन ब्रेड बेचें, तो उसका उसका जो कॉस्ट है, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। या फिर वीट है, वीट को ही हम जो है आटा आटा जो है अच्छे से पैकेजिंग करके अगर आटा बेचें, या मल्टीग्रेन आटा बना के या ये सब करके अगर हम उसको बेचें, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू है बढ़ जाता है, और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा तो फार्मर को भी ज्यादा ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट आएगा सप्लाई चेन में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डेवलप होगा तो सप्लाई चेन, जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो क्या होगा, स्टोरेज फैसिलिटीज होगी, इट वुड प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल एंड वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस। तो आज की डेट में आपने देखा होगा, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती हैं, स्पेशली फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज, पेरिशेबल कमोडिटीज मतलब जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, ये जो बहुत कम समय में सड़ जाती है, ऐसी कमोडिटीज का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो फूड प्रोसेसिंग के लिए आएंगी वो स्टोरेज फैसिलिटीज लाएंगी, राइट, रीफर वैन्स वगैरह ये सब जो फैसिलिटीज है कोल्ड स्टोरेज की लाएंगी, तो उसमें इन चीजों को स्टोर किया जा सकता है। और अगर इनको स्टोर कर सकते हैं तो फार्मर इनको स्टोर करके जो है बाद में हायर रेट पे बेच सकता है। जब आप देखते हो ना कि जब सप्लाई बहुत कम हो जाती है, तो तब जो है फार्मर उसको बेच सकता है। तो इस तरीके से फार्मर को डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, और वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। प्लस एक दो और देखिए, लिखने में तो और भी लिख सकते हो आप, बट ये जो चीजें हैं ये मेजर चीजें हैं, ठीक है। एक और चीज आप बता सकते हो कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मतलब ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग में जो है वो लोग काम कर सकते हैं एट प्राइमरी प्रोसेसिंग लेवल, तो उनको एक और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, क्योंकि फार्मिंग जो सीजनल है इन नेचर, ठीक है। और एक और चीज इसमें लिख सकते हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और स्पेशली वेजिटेबल्स में भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो आते हैं जो ज्यादा बहुत महंगे बिकते हैं। क्यों डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्यों डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए होगा क्योंकि ऑब्वियसली जैसे फूड प्रोसेसिंग आएगी तो इस टाइप की जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो अभी फार्मर क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोड्यूस करूंगा तो खराब हो जाएगा, उससे कुछ मिलेगा नहीं। बट अब जब उसको एक पूरा अच्छी सप्लाई चेन मिलेगी फार्मर को, तो वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, और ये सब जो है फार्मर की इनकम बढ़ा देगा, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैसे, तो ऑब्वियसली इसमें तो बहुत ही सिंपल है, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन जैसे आप इसमें बता सकते हो आयोडाइजेशन ऑफ जो सॉल्ट, नमक का जो आयोडीन मिलाते हैं नमक में, ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं विटामिन ए वगैरह, जो ऐसे फूड फूड फोर्टिफिकेशन करके जो है मेल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं। प्लस आप ये भी बता सकते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है जिससे वो फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। प्लस
ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट्स भी, कि ज़्यादा अलग अलग टाइप के फूड्स मिलेंगे तो और बैलेंस डाइट होगी, ठीक है। और रिड्यूसिंग वेस्टेज, तो वेस्टेज अगर रिड्यूस होगा तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन कई बार जो है लोगों को खाना ही नहीं मिलता, तो वो चीज़ जो है कम हो जाएगी, ठीक है। बट इनको अचीव करने में चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है आपकी, स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फूड क्वालिटी और सेफ्टी के इश्यूज हैं, उसके अलावा और क्या इश्यूज हैं? और आपके मार्केटिंग, अभी भी एपीएमसी, हालांकि गवर्नमेंट लाई है 3 जो बिल, बट अभी भी काफी ट्रेड जो एपीएमसी में होता है वो काफी रिस्ट्रिक्टिव होता है, काफी लोग जो है मिडिल मैन होते हैं, तो मिडिल मैन अभी भी है। अब ये मिडिल मैन यानी अड़तिया, अब ये अड़तिया क्या करते हैं? ये जो फार्मर की इनकम है, ऑब्वियसली अभी भी अगर ये प्रोसेसिंग चेन में भी ये लोग आ जाएंगे तो ये फार्मर की इनकम खा जाएंगे ये लोग, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, जो मार्केटिंग के बैरियर्स हो गए आपके, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, फूड क्वालिटी और सेफ्टी इश्यूज है, ठीक है, या प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है, ब्रांडिंग होनी चाहिए, वो ब्रांडिंग भी मार्केटिंग में ही आ जाता है। तो ये सब जो है चैलेंजेस है। तो गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिए हैं? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, संपदा स्कीम, राइट, किसान संपदा स्कीम, ठीक है। ये जरूर मेंशन करनी है क्योंकि दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम, ये एक मेजर अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर जो है आपका फूड प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो किसान संपदा स्कीम इज एन अम्ब्रेला स्कीम अंडर विच फूड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग इज बीइंग डेवलप्ड। उसके अलावा आपका ऑपरेशन ग्रीन्स, तो ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? बेसिकली टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, और प्लस अभी रिसेंट बजट में इसको और कुछ कमोडिटीज 22 और कमोडिटीज के एक्सटेंड कर दिया है। उन पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना चाहता है ताकि उनका वेस्टेज कम हो, ठीक है। मेक इन इंडिया में एक ये प्रायोरिटी सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग, 100% एफडीआई अराउंड है फूड प्रोसेसिंग में। तो ये कुछ मेजर्स आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अगेन देखिए यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में वहां पे आपको लिखना नहीं, वहां पे तो आपको पॉइंट लिख के एक एक लाइन में बताना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन 45 ईयर्स। देखिए ये 15 मार्क्स का था, ठीक है, 15 मार्क्स का था, 250 वर्ड्स में, ओके। तो इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन 45 ईयर्स। व्हाट आर रीजंस फॉर लो जॉब क्रिएशन इन इंडिया? व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ठीक है, तो देखिए अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू। अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर जो है आपको अगर ये जो चीज है, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आपको इंट्रोडक्शन में इस चीज को जस्टिफाई करना है विद अ फैक्ट, विद अ फैक्ट। तो फैक्ट क्या दे सकते हो आप इसके लिए? आप ये बोल सकते हो कि जैसे एक रीसेंट जो है आईएलओ स्टैट करके है, आईएलओ स्टैट जो है आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन का, इट्स टोल्ड कि 2020 में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट था 7.11% था, राइट। 2019 में 5.27% था। तो आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इस टाइप से ये डेटा, या फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक चीज मैं बता देता हूँ, और प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है पर जरूर करना। या तो CMIE का डेटा ले लो या फिर PLFS का डेटा ले लो, ठीक है। PLFS का डेटा मैं दे देता हूं आपको। 2017-18 में जो है इसका था अराउंड 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद 18-19 का जो है, जो इसके बाद लेटेस्ट आया, उसमें 5.7% है, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, 5.7% है, ठीक है, एक बार जरूर चेक कर लेना। और ये दो डेटा अपने पास मैंने एज ऑलरेडी कह रखा आप लोगों को कि एक नोटबुक बनाइए, वहां सब टॉपिक वाइज जो है डेटा लिखते रहिए। ये दो डेटा जरूर लिख देना कि CMIE का या PLF पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, इन दोनों का डेटा जरूर कर लेना, ठीक है। तो ऐसे डेटा के साथ अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो दैट्स अ गुड इंट्रोडक्शन, कि आप जानते हो, दैट यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ इसके बाद आई थिंक इसके बाद तो काफी इजी है, 2 सिंपल पार्ट्स हैं आपके कि क्या रीजंस हैं, ठीक है, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। और देखिए इसमें सिंपल है, 15 मार्क का है,
बट ये जो रीजंस है ना, आपको इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके, यहाँ तो मैंने एज अ पॉइंटर लिख दे रखा है, बट आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना होगा। और अगर फैक्ट्स दे सकते हो इकोनॉमी में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फैक्ट दे सकते हो तो देन दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। जैसे मान लो इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करूं मैं, तो आप बोल सकते हो कि 2014 के बाद से, 2014 या आई थिंक 15 के बाद से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फॉल कर रही है। 2015 के बाद से जो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है। प्लस उसके बाद बोलो कि कोविड का जो अभी इम्पैक्ट आया, उसके कारण क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितना -7.1% कुछ इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है। ये सब डेटा आपको कहां से मिलेगा, न्यूज़पेपर का थोड़ा सा ध्यान से और ये चीजें ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने बता दिया कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, तो ऑब्वियसली जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है इट इज नेचुरल कि बिजनेस क्लोज होते हैं, बिजनेस क्लोज होते हैं तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। तो जॉब्स नहीं क्रिएट होते हैं, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे। दूसरा जॉबलेस ग्रोथ, तो इसको थोड़े अच्छे से इलाबरेट करना कि पोस्ट 1991 जॉबलेस ग्रोथ था, क्यों। अब इसमें बता सकते हैं कि मेनली जो ग्रोथ था वो सर्विस सेक्टर से आया, ठीक है, सर्विस सेक्टर से। और सर्विस सेक्टर जो है आज के डेट में 59% तक कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बट अगर एम्प्लॉयमेंट बोले तो सिर्फ अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपका ये 36 और आई थिंक 36 और 38% के अराउंड जो अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करे। तो आप देख सकते हैं कि कोई चीज जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है बट उतना एम्प्लॉयमेंट में कम कंट्रीब्यूट करी, मतलब जीडीपी में उसने कंट्रीब्यूट तो किया बट जॉब्स उतने नहीं क्रिएट हुए, ठीक है। दूसरी चीज आप इसमें ये भी बता सकते हो जॉबलेस ग्रोथ में कि एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा वो होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है क्या हुआ 1991 के बाद जो है उसकी ग्रोथ रेट काफी कम रही है, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम रहा, ओके। और ये भी बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये अगला पॉइंट, या फिर बता सकते हो एज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब जहां से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, इट हैज लैग, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, इट इज स्टेगनेंट एट अराउंड 15%, 15 to 16%। तो 15 to 16% में ही जो है ऑफ जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो स्टेगनेंट है, ठीक है। उसके अलावा रिजिड लेबर लॉस, रिजिड लेबर लॉस, रिजिड लेबर लॉस भी एक रीजन है कि कंपनीज क्या प्रेफर करती है कि कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा मतलब चीजें प्रेफर करती हैं रादर देन लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर लॉस का कंप्लायंस फिर उनका बढ़ जाता है। तो एक रिजिड लेबर लॉस भी एक रीजन है फॉर लो जॉब क्रिएशन। दूसरा लैक ऑफ स्किलिंग, तो ऑब्वियसली वर्कफोर्स में बहुत सारे लोग हैं बट आपको पता है एज पर डेटा ओनली 3%, ओनली अराउंड 3% ऑफ दी वर्क फोर्स ऑफ इंडिया। प्लीज अगर आप चाहे तो ये डेटा नोट कर सकते हो यहाँ पे, ओनली अराउंड 3% ऑफ योर वर्क फोर्स ऑफ इंडिया इज फॉर्मली स्किल्ड, ठीक है, फॉर्मली स्किल्ड। या जो यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए और जो कमिंग एज की जो स्किल्स हैं जैसे एआई वगैरह ये सब जो है, ये स्किल्स वर्कफोर्स के पास नहीं है, इसलिए इनके लिए जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे, ठीक है। और अगला लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, तो देखिए यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस में भी चैलेंजेस हैं, राइट। चैलेंजेस कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये चैलेंजेस हैं। तो इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, या लेबर का जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है इट दे बिकम लेस कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू अदर नेशंस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे टेक्सटाइल की बात करें या अपैरल की बात करें तो इसमें इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है, दोनों है, बांग्लादेश है या वियतनाम है। अब दोनों जगह से इंपोर्ट होता है बट बांग्लादेश और वियतनाम से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है ये, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश और वियतनाम ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू इंडिया इन सच लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल अपैरल ये सब। तो ये भी एक रीजन है कि जो है आपका लो जॉब क्रिएशन। देखिए ये एक मेन लिस्ट है कि ये मेजर रीजन है, इसके अलावा भी और भी रीजन हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में आप सर्टेन लिख सकते हो, बट ये कुछ मेजर रीजन है जो आपको जरूर लिखने ही है, ठीक है। नाउ मेजर्स दैट कैन बी टेकन, तो क्या कर सकते हो,
तो सबसे पहले अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग लेबर फोर्स एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रीस्किल किया जाए। तो ऑब्वियसली दे वुड स्टार्ट हायरिंग देम, राइट। इंप्रूवमेंट एंड रिफॉर्म्स इन लेबर लॉज, ठीक है। ऑलरेडी बताओ कि लेबर लॉज में हम जो है 4 कोड्स ले आए सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अभी भी लेबर, एक चीज जानिए कि लेबर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, लेबर लॉज, ठीक है। तो वो सब जो है अभी भी जो है स्टेट लेवल पे लेबर लॉज का रिफॉर्म अभी भी चाहिए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि इजीली इनको क्लियरेंस मिले, ठीक है, क्लियरेंस मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिले, ठीक है। इसमें ये भी बोल सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हों या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए, जैसे टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया, एमएसएमई वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसएमई भी हाई इंपॉर्टेंट। तो एमएसएमई के लिए 2-3 पॉइंटर्स लिख सकते हो कि एमएसएमई के लिए ये स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाइन, सो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उस पॉलिसी को जो है कीपिंग इन माइंड दीज ऑब्जेक्टिव्स, की जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करे, ठीक है, रीस्किलिंग अपस्किलिंग हो, अप्रेंटिसशिप प्रमोट करे, ये सब करे, तो इसके थ्रू क्या है जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि ये सब पॉइंट्स होने चाहिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इसके अलावा लास्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करें, ठीक है। देयर इज अ नीड टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद देखिए कंक्लूजन से पहले यहाँ पे आप एक लिख सकते हो कि गवर्नमेंट मेजर्स, कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है आपके मेक इन इंडिया, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं गवर्नमेंट लाई है, बट बहुत ही ब्रीफली मेंशन करना है कि गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को देख के ये सारे मेजर्स लिए हैं डील करने के लिए। और लास्टली आप कंक्लूड कर सकते हो कि क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, अदरवाइज इट कुड टर्न इनटू इट और अदरवाइज इट विल बी लेफ्ट अनरियलाइज्ड, राइट। सो इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि पहले आप कंक्लूजन में पहले ये लिखो कि जॉब्स का क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यूटिलाइजिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ओके। अब लास्ट में देखते हैं एक अच्छी आंसर कॉपी, ओके, यू कुड सी अ गुड आंसर कॉपी। अब देखिए इस आंसर कॉपी से कुछ चीजें आई वुड आस्क यू टू अडॉप्ट। पहली चीज तो जो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड आस्क कि इसमें क्या अच्छी है कि प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्यों अच्छा है इसमें, ये देखिए मेरे को क्लियरली पता है, इनहैंसिंग फार्मर्स इनकम, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, प्लस क्या है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिड्यूस फूड वेस्टेज, एक्सटेंडेड फैक्ट्रीज, ठीक है, और आपका जो है इंडस्ट्री डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीजें आप देख रहे हो, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, हालांकि कंटेंट में थोड़ा और बेटर हो सकता था नेवरदलेस, बट जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उनको अंडरलाइन किया है, तो इट इज गुड प्रेजेंटेशन, ये एक अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, मिलेट्स, तो सर्टेनली ये भी एक अच्छा पॉइंट है, फोर्टिफाइड ग्रेन्स, ठीक है, न्यूट्रिशनल गैप, ठीक है, जो टर्म यूज किया इन्होंने न्यूट्रिशनल गैप, तो न्यूट्रिशनल गैप को अंडरलाइन किया है, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना, तो ये भी अच्छी चीज है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ओके। फिर एक और अच्छी चीज यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने कुछ फैक्ट बताया तो उसको अंडरलाइन भी किया है, फैक्ट को अंडरलाइन किया है। तो ये सब चीजें यहाँ संपदा योजना कंक्लूजन में मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है ना। हालांकि ये कुछ और पॉइंटर्स, देखिए कंटेंट के बारे में मैं अभी इतना नहीं बोल रहा क्योंकि कंटेंट यू कैन ऑलवेज इंप्रूव, आप पढ़ के हमेशा धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। इनफैक्ट आप अभी भी देख रहे हो, यहाँ से कुछ पॉइंटर्स आप अपने लिख लीजिए, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको याद, अब आपने यहाँ पे देख लिया ना एक बार बस, अब आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। ये हो सकता है कि मेंस में कभी आप 1 साल बाद लिख रहे हो मेंस का, तो हो सकता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आया, ये आपको ये फैक्ट याद आ जाएगा कुछ कि यहाँ ये देखा था मैंने कहीं। तो कंटेंट धीरे धीरे ही बनता है, बट हाँ कंटेंट के अलावा आंसर की स्ट्रक्चरिंग, उसका प्रेजेंटेशन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन बनाना, ये चीजें आप अभी से सीखना शुरू कर दी, ठीक है गाइस। So this is it for our session, right? See you again tomorrow with another session on daily answer writing. Thank you very much. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।